हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। बीते कुछ दिनों में पृथ्वी पर दो बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हुए और यह सीरियल जो विस्फोट हमें देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये विस्फोट इस आशंका की तरफ, इस डर की तरफ ले जाते हुए हैं कि कहीं पृथ्वी अपने ग्लेशिएशन की टाइम पे अर्थात हिमयुग की ओर तो नहीं बढ़ रही। यहां आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि हवाई आइलैंड्स में लगभग 50 वर्षों के पश्चात उस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जिसका आकार खासा बड़ा बताया जाता है। इसी तरीके से फिलीपींस के एरिया में भी आपको मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन दिखाई देगा जिसकी ऊंचाई लगभग 5 किलोमीटर तक पाई गई। अर्थात जिस समय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिस मात्रा में धूल तथा राख के कण और मैग्मा निकला, यह 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। अब आइए जरा खबर पर नजर डालते हैं और उसके पश्चात इसके प्रभाव पर डिटेल में चर्चा करेंगे। यहां आप पाएंगे कि कुछ इलाकों में फिलीपींस के खासकर कानलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया और यह जो विस्फोट था, इस विस्फोट की तीव्रता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि लगभग जैसा मैंने आपसे बताया कि भाई 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी राख तथा धूल के कण देखने को मिले, मैग्मा देखने को मिला। यहां आप एक बात नोटिस कर पाएंगे कि जिस समय इस स्थान पर विस्फोट हुआ, इसके कुछ ही समय के पश्चात जो है वो आपको तीव्र भूकंप के झटके भी देखने को मिले। अब आई थिंक आप बहुत आसानी से अंदाज इस बात का लगा सकते हैं कि भाई किसी स्थान पर यदि ज्वालामुखी विस्फोट है, ज्वालामुखी सक्रियता है, वोल्केनिज्म है, तो उस स्थान पर बेसिकली भूकंप का प्रभावित क्षेत्र होगा ही। उस स्थान पर भूकंप की संभावनाएं समय के साथ बढ़ती रहती हैं। इसी तरीके से आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि हवाई द्वीप, और हवाई द्वीपों के लिए मैं एक बात आपको स्पष्ट करूं, ये वो द्वीप हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी ऊंचाई, इनके ज्वालामुखियों की ऊंचाई वास्तविकता में हिमालय की ऊंचाई से ज्यादा है। अर्थात यहां एक ऐसा ज्वालामुखी भी है जो बिग आइलैंड में आता है, हवाई का ही यह हिस्सा है। इस आइलैंड में स्थित इस ज्वालामुखी की ऊंचाई अगर इसे इसके आधार से नापा जाए तो यह कहीं ज्यादा है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से। अब जरा इस बात पर विचार करिए, गंभीरता से इस बात पर विचार करिए कि अगर इन ज्वालामुखियों में अपने पूरी क्षमता के साथ विस्फोट होता है तो यह विस्फोट कहीं ना कहीं पृथ्वी पर एक हिमयुग ट्रिगर करने की क्षमता रखता है और ऐसा इतिहास में हुआ भी है। अगर आप मेरे वीडियोस पहले से देख रहे होंगे तो आपको जानकारी होगी, टोबा ज्वालामुखी के बारे में मैंने एक समय पर जिक्र करा था, जिसकी क्षमता इतनी है कि भाई यह ज्वालामुखी जहां पर पहले विस्फोट हुआ तब मानव की पूरी प्रजाति पर खतरा आया था। अगर यहां क्रांकाताओ जैसे ज्वालामुखियों में विस्फोट होता है तो प्रायद्वीपीय भारत तथा दक्षिण भारत के पूरी तरह से पानी में जाने की संभावना है। कुछ उसी ही कोटि के ज्वालामुखी आपको दिखाई देंगे, जिनमें से एक ज्वालामुखी जिसका नाम आप पीछे देख पा रहे होंगे, किला औ। यह जो ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी में बेसिकली विस्फोट हुआ और विस्फोट के कुछ पहले ही, लगभग शाम के समय, रात के समय की यह घटना है और इसके कुछ समय पहले ही आप पाएंगे कि भूकंप के झटके महसूस कर लिए गए थे। अब यहां ध्यान से देखिए, 1974 के आसपास इस ज्वालामुखी में स्पेसिफिकली जो है विस्फोट हुआ था, अर्थात लगभग 50 वर्षों के पश्चात सेम ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। लेकिन जो हवाई द्वीप हैं ये शांत नहीं है। बीते 3 वर्षों में आप यहां पाएंगे कि हवाई द्वीप में लगभग 4 बार अलग अलग ज्वालामुखियों में विस्फोट देखा गया। साथ ही रिमार्केबल बात यह भी है कि हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी हैं, इन ज्वालामुखियों के आकार के बारे में जैसा मैंने आपसे कहा, आकार तो बड़ा है ही, साथ ही इनकी बीते वर्षों में सक्रियता भी खासा बढ़ी है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि भाई मान लेते हैं कि भाई पृथ्वी में बहुत सारे स्थानों पर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, यह भी समझा जा सकता है कि इन विस्फोटों से जो है वो प्रभाव भी जनरेट होगा। पीछे दी हुई ये इमेज ध्यान से देखेंगे तो आप एक बात समझ पाएंगे कि हवाई ज्वालामुखी जो है, वो हवाई द्वीप जो है, ये खासा अपने आकार में बड़ा है। एक अलोन द्वीप के रूप में जब आप इसे देखते हैं तो काफी छोटा दिखाई देता है।
लेकिन इस द्वीप की एक विशेषता है कि यह प्रशांत महासागर के सबसे गहरे भागों में से एक सेंट्रल पार्ट में स्थित है और तब भी यह पानी की सतह के बाहर है। अगर आप इस पर्वत की और इस पूरे द्वीप की ही ऊंचाई निकालें तो कहीं ना कहीं यह औसत पर्वतीय ऊंचाइयों से कहीं ज्यादा है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भाई ज्वालामुखी विस्फोट होते ही क्यों है? तो सिंपल मैनर में अगर मैं आपको समझाऊं तो यहां आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि भाई ये फिलीपींस की प्लेट है, ये प्रशांत महासागर की प्लेट है और इसी प्रकार से बड़ी बड़ी प्लेटों से मिलकर बना हुआ है हमारे पृथ्वी का क्रस्ट। और इन प्लेटों के बीच परस्पर गति के कारण कोई एक ना एक प्लेट छेपित होती है। अगर मैं आपसे कहूं तो कनाडा की प्लेट हो या मैं कहूं यूरेशियन प्लेट हो, यह सबडक्ट होती है, छेपित होती है दूसरी प्लेट के साथ। अब जब भी प्लेटों का छेपन होगा, कोई प्लेट अंदर जाएगी तो मैग्मा बनेगा और इसी प्रकार से आप पाएंगे कि यहां पर फिलीपींस की प्लेट के छेपित होने के कारण यहां मैसिव वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न जनरेट होना जायज है कि क्यों हम इस बात को बार बार ट्रिगर कर रहे हैं कि भाई वोल्केनिक इरप्शन कहीं पृथ्वी पर हिमयुग ना लाए। तो यहां पीछे दी हुई इमेज को जरा कुछ लम्हे ध्यान से देखिए। पीछे दी गई इस इमेज में क्या आपको केवल मैग्मा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? शायद आंसर आपका नहीं होगा, क्योंकि यहां मैसिव अमाउंट में डस्ट और एशेज अर्थात धूल और राख के कण निकलते हैं। और इस बात को समझिएगा कि वास्तविकता में पृथ्वी पर जीवन में एक साइकिल के रूप में हिम युग का चक्र आपको दिखाई देता है और यह चक्र वास्तविकता में इसी वोल्केनिक इरप्शन, इसी ज्वालामुखी उद्गार से संबंधित है। जब भी किसी स्थान पर पृथ्वी में ज्वालामुखी विस्फोट होता है, अमाउंट ऑफ गैसेस निकलती हैं, डस्ट निकलती हैं और यह सभी कुछ निकलने के पश्चात पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश करता है। और यहां ध्यान दीजिए, यह जो ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश करने वाली धूल और राख के कण हैं, ये जल्दी ही उस स्थान से नहीं हटते, एक एनवेलप का निर्माण करते हैं और सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, सूर्य से आने वाला जो सौर ताप है, सोलर इंसुलेशन है, इसे बेसिकली ब्लॉक करते हुए पृथ्वी का तापमान जो है वो कम कर देते हैं। और धीरे धीरे करके जिस स्थान पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है वहां से प्रारंभ होता है एक डार्क आइस एज। अब लगातार बढ़ती हुई ये हिमयुग की घटनाएं, लगातार बढ़ती हुई ये ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं पृथ्वी के लिए एक वार्निंग साइन है, क्योंकि इसका डायरेक्टली कनेक्शन आपको दिखाई देगा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से, जहां पर हिमयुग के शुरुआत का अंदेशा है। कारण आई थिंक क्लियर है कि हिमनदों के पिघलने से, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से सारा पानी हमारे सागरों तक पहुंच रहा है और हमारे ये सागर, ये सारा दाब, ये सारा प्रेशर ट्रांसफर कर रहे हैं उस डक्टाइल लेयर पे, उस क्षेत्र पे जहां मैग्मा भरा हुआ है। और ये मैग्मा कहीं ना कहीं दरारों से बाहर तो आएगा ही। अंततः परिणाम आपके सामने है, एक मैसिव विस्फोट पृथ्वी के लिए एक बड़ी दुर्घटना लेकर आ सकता है। आई थिंक आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने ऑप्शनल को बेहतर तरीके से तैयार करने की। यहां आप देख पाएंगे कि अगर आप बेसिकली तैयारी कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ तो 17 जून के लिए तैयार हो जाएं। ज्योग्राफी ऑप्शनल का सेकंड बैच आने वाला है। 17 जून से इन बैचेस में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आपने अभी तक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करा है तो वेलकम, आपके लिए एक शानदार ऑप्शनल वेट कर रहा है 300+ मार्क्स की स्ट्रेटेजी के साथ, और साथ ही एक ऐसा प्लान जिसके तहत आप यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 30 से 35% क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है। एक ऐसा ऑप्शनल जो हाईली इफेक्ट करता है, हाईली इन्फ्लुएंस करता है, हाईली जो है वो कवर करता है यूपीएससी के इवन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को। ये आपका वेट कर रहा है। साथ ही अगर आप आईएएस एग्जाम की टोटलिटी में तैयारी करना चाहते हैं तो याद रखिए स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं, अर्थात प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले हमारे बैचेस हैं, ये बैचेस बेसिकली स्टार्ट होने वाले हैं 10 जून से। क्लासेस इनमें 10 जून से स्टार्ट हो जाएंगी, चाहे वो SIP का प्रोग्राम हो अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम, चाहे मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम अर्थात आवासीय सुविधा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अर्थात इंटरव्यू तक की तैयारी, ये सब कुछ एक सिंगल बैच में।
याद रखिएगा, यहां थंब रूल यह है कि आपको जो कॉस्ट यहां डिस्प्ले हो रही है अर्थात 27,999 की कॉस्ट, यह कॉस्ट आपको तभी मिलेगी जब आप एक के लाइव कोड का यूज करते हैं। सेकेंडली, अगर आप ऑप्शनल के बैच में जुड़ना चाहते हैं तो याद रखिए तब भी रूल इज सेम, आपको एक के लाइव कोड का यूज करना है और इस कोड को यूज करते हुए 15,999 के बैर मिनिमम कॉस्ट पे आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्वालिफाई करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स के साथ करना चाहते हैं, मैं उन बैचेस को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।